हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, जिससे कि आप जोड़ पाए कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। तो क्या क्या पढ़ा था बच्चों, हमने देखा था दाह, क्या होता है दाह, इसके बारे में जाना था, है ना। और क्या क्या देखा था बच्चों कि दाह पदार्थ और अदाह पदार्थ क्या होते हैं, कंबस्टेबल और एंड नॉन कंबस्टेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। और क्या देखा था, कुछ क्रियाकलाप भी हमने किया था। क्रियाकलापों से आपने देखा था कि बदलाव, कौन सा जो चीज़ है वो किस में बदल रहा है ना। और क्या किया था बच्चों हमने, और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखे थे, है ना। कौन से फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसकी वजह से आपको पता चला था कि जो सूर्य है वो खुद ही अपनी जो रोशनी है, अपनी जो ऊर्जा है वो खुद ब खुद ही क्या करता है बच्चों, उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है ना। और क्या क्या पढ़ा था बताइए, ज्वाला के बारे में हमने पढ़ा था। और क्या बच्चा पढ़ा था हमने, ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, उनके बारे में भी जाना था। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों हमने कल की क्लास में कवर किया था। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे जो अच्छा जो बुझाव वाला यंत्र के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है, किस प्रकार होता है, आइए जानते हैं। तो विद्युत उपकरण, ठीक है, और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। जैसे कि आप देखते होंगे कभी ट्रांसफार्मर वगैरह में जैसे आग लग गई, है ना, या फिर आप देखते होंगे अपने घर में जैसे शॉर्ट सर्किट या फिर ऐसे करके कुछ आग लग गया, है ना। या फिर आपने देखा होगा पेट्रोल की वजह से कभी कभी क्या होती है, गाड़ियों में आग लग जाती है। तो इन सारी आग को जो है बच्चों बुझाने के लिए सबसे अच्छा जो कारीगर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आग को वो जल्दी से बुझा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, ठीक है, भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह वो लपेट लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन के भारी होने के कारण क्या करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को वो कंबल की तरह लपेट लेता है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि कंबल क्या करता है बच्चों, जो ऑक्सीजन है उस जो एयर जो पास करता है उसके सप्लाई को वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे कंबल की तरह जो है उसका उपयोग हमको देखने को मिलेगा। तो वो लपेट लेता है उसमें आग को, ठीक है, कंबल की तरह। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क जो है वो टूट जाता है, जिसके वजह से आप देखेंगे जो आग है वो बुझ जाती है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मजेदार तथ्य हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों, अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरण जो होते हैं, ठीक है, डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनको हानि वो नहीं पहुंचाते। वो आग बुझा देता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं विद्युत उपकरण, उनको क्या करता है वो बच्चों, हानि नहीं पहुंचाता है। समझ में आया। चलिए अब देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कैसे प्राप्त करते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए उच्च दाब मतलब हाई टेम्परेचर पर यह द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। द्रव मतलब फ्लूइड के रूप में, ठीक है, सिलेंडर में ये भरा जाता है। ठीक, एलपीजी की रूप में सिलेंडर में रखी जाती है। ये समझ में आया। सिलेंडर से छोड़े जाने पर बच्चों CO2 बहुत ही अधिक फैलता है और ठंडा हो जाता है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेता है बल्कि ईंधन के ताप को वो क्या करता है, वो नीचे ला देता है। ठीक है, फ्यूल के जो टेम्परेचर है, ताप जो है वो उसको नीचे ला देता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो आग है वो बुझ जाती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। क्या होता है, फ्यूल की जो ताप है, ठीक है, उस जो टेम्परेचर है उसको वो नीचे ला देता है। क्या कौन ला देता है बच्चों, CO2। तो इसीलिए ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम कहते हैं, इसीलिए इसे बहुत ही ज़्यादा उत्तम अग्निशामक माना जाता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका और है, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, उसे हम कहते हैं बच्चों बेकिंग सोडा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर को अगर भारी मात्रा में आप छिड़काव कर देते हैं तो वो क्या करेगा, आग को चारों ओर से घेर लेगा।
ठीक है। भारी मात्रा में जब आप किसका छिड़काव करेंगे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसका जब भारी मात्रा में आप छिड़काव कर देंगे तो वो क्या करेगा, आग की जो लपटें होती है भारी मात्रा में उसको क्या करेंगी, घेर लेंगी। ठीक है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलेगी और वैसे ही क्या करेगी, आग को उसी प्रकार वो बुझा देगी। समझ में? तो ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जब कभी भी आग लगी हो आसपास तो आप ये सलाह दे सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट है भैया, वो आप छिड़काव कर दीजिए भारी मात्रा में, तो क्या है आग जो है अग्नि अपने आप ही शांत हो जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ज्वाला के बारे में, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्लेम। क्या है ये ज्वाला, चलिए जानते हैं। दहन के जो प्रकार होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों तीव्र दहन और दूसरा होता है स्वतः दहन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। क्या होता है तीव्र दहन? तो बच्चों जब जलती हुई माचिस की तीली को आप क्या करेंगे, जो गैस का बर्नर होता है, ठीक है, या जो गैस स्टोव हम चलाते हैं, उसके पास आपको क्या करना है, लेके जाना है, ठीक, माचिस के तीली को, और आपको जो गैस है उसको ऑन कर देना है। ठीक है, गैस स्टोव जो भी आप यूज़ करें उसको ऑन कर देना है और आप तुरंत ऐसे पास में लेके जाइए। आप देखेंगे तुरंत ही फ्लेम जो है वो उभर के ऐसे आएगा, आपको देखने को मिलेगा। किस वजह से बच्चों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो है रैपिड कंबस्शन है। ठीक है, रैपिड मतलब तीव्र दहन है, तो इसीलिए ये क्या करेगी, ऊष्मा और प्रकाश जो है वो भी उत्पन्न उसी हिसाब से वो करता है। समझ में आया कि जब आप उसको लेके जाएंगे ये तो तुरंत ही आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। मतलब रैपिड मतलब तीव्र, तुरंत ही। समझ में आया क्या होता है तीव्र दहन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब हम स्वतः दहन पढ़ेंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन बच्चों? दहन जिससे कि पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही अचानक से लपटों के साथ वो क्या करे, जल जाता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों स्वतः दहन। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे कोयले की खदान है, ठीक, आप देखेंगे कि अपने आप धुआं वहाँ पे उठने लगता है। ठीक है, क्यों उठने लगता है? क्योंकि वो अपने आप ही, आप देखेंगे वो अपने आप आग पकड़ लेती है, मतलब अपने आप ही वो जलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कारखानों में, और इसके वजह से आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जो कोयला है उसका लॉस हो जाता है क्योंकि वो जल जाता है। समझ में? फॉस्फोरस जो है बच्चों वो भी एक ऐसा पदार्थ है जो कि रूम के टेम्परेचर में वायु के साथ जब वो अभिक्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेती है। समझ में आए? तो ये भी हमको देखने को मिलेगा किसमें, स्वतः दहन। ठीक है, तो ये एक प्रकार का उदाहरण है। समझ में आए क्या होता है स्वतः दहन? चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड के कारण कौन कौन से कारण है बच्चों? किस वजह से जो जंगलों में जो आग लगती है हम देखते हैं वो अपने आप, कभी कभी आप सुनने को मिलता होगा कि भाई उस जंगल में, फलाना जंगल में अपने आप आग लग गई है, जिसके वजह से पूरा जंगल ही जल गया है। किस वजह से? देखिए, एक तो वजह होती है भारी मात्रा में गर्मी। बहुत अधिक जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है बच्चों, अपने आप ही जो सूखी लकड़ियाँ होती है, जो सूखे घास होते हैं, वो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ये वजह है। दूसरी कौन सी वजह है बच्चों? जब क्या होता है, बिजली गिरती है। जब बिजली गिरती है तो भी वो क्या करती है बच्चों, आग जो है, आग अपने आप क्या करता है, बिजली जो है गिरने से वो घास जो होते हैं, घास फूस जो सूखे रहते हैं, ठीक है, या जो पेड़ पौधे सूखे रहते हैं, उनमें आग लग जाती है। ठीक, ये है। तीसरा क्या है बच्चों, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्यों जिम्मेदार हैं हम खुद ही? क्योंकि जब हम जाते हैं पिकनिक पे, ठीक है, पिकनिक वगैरह ऐसे जंगलों में जाते हैं हम मनाने, तो हम क्या करते हैं बच्चों, बॉन फायर करते हैं या कैंप फायर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं उनको जलता हुआ, उनको हम बुझाते नहीं हैं। तो अगर जब हम नहीं बुझाएंगे तो वो क्या करेगी, धीरे 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 वो क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी आपने एक जगह पर उसको गोला करके आग जलाया, धीरे धीरे वो क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, फिर जो सूखा घास का ऐसे आसपास होगा उसके साथ कांटेक्ट में आएगी, फिर वो जलने लगेगा, फिर ऐसे ही आप देखेंगे पूरा जंगल ही जल जाता है।
तो बच्चों हम खुद भी एक कारण हैं जो कि इन सारी चीज़ों के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी ऐसे पिकनिक वगैरह मना के निकले तो हम जो बॉन फायर, ठीक है, या कैंप फायर किए हुए हैं उसमें हम पानी डाल दें, ठीक है, जिसके वजह से वो बुझ जाए और ये जो आग, जंगलों में जो आग पकड़ती है उसका कारण ना बने। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा त्योहारों में कि आप बहुत ही आतिशबाजी होती है, ठीक है, शादियों में भी बहुत ही आतिशबाजी होती है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। किस वजह से होती है? चलिए अब हम इनके बारे में जानेंगे। धमाका मतलब विस्फोटक, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन, क्या है वो? आइए जानते हैं। देखिए, जब पटाखे को जलाते हैं हम तो क्या होता है, एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि पैदा करता है। जब भी हम पटाखा जलाते हैं बच्चों, आपने देखा होगा बहुत ही तेजी से आवाज़ आती है, ठीक है, आवाज़ तो आती है और वो क्या करता है, आप देखेंगे रॉकेट वगैरह जब आप जलाते हैं तो आप आकाश में देखते होंगे रात में रोशनी हो जाती होगी, ठीक है, और वो क्या ऊष्मा भी पैदा करती है, हीट भी पैदा करती है, ठीक है, और ध्वनि, आपको बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देगा, है ना। दिवालियों में तो आपने देखे ही होंगे कि चारों तरफ धुआं ही धुआं रहता है ना। तो ये किस वजह से होता है बच्चों की? इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहती है? विस्फोटक कहलाती है, ठीक। पटाखे पर जो दबाव होते हैं किस वजह से होती है? पटाखे पर जो दाब होता है बच्चों डालने पर वो विस्फोटक हो जाता है। समझ में आया? इस वजह से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने देखा होगा बच्चों जब कोई त्योहार आता है, ठीक है, स्पेशली दिवाली में, तो आपने देखा होगा बहुत आतिशबाजी होती है ना। पूरे आसमान में आपको रोशनी ही रोशनी देखने को मिलती होगी, ठीक है। क्यों होता है? और आपको देखने को मिलता होगा कि जो पटाखे जलाते हैं उसमें में से बहुत ही ज़बरदस्त आपको साउंड सुनने को मिलता होगा, ध्वनि सुनने को मिलती होगी, है ना। आखिरकार क्यों होता है ऐसे? चलिए हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। विस्फोट, ठीक है, या फिर जिसे हम कहते हैं धमाका, एक्सप्लोजन, क्या है वो? आइए जानते हैं। जब पटाखे को बच्चों हम जलाते हैं तो क्या होता है, आकस्मिक, ठीक है, अभिक्रिया होने से क्या होता है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, वो पैदा होती है। तो अभिक्रिया में बच्चों रिएक्शन में बनी जो गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, जो गैस होती है वो बड़ी मात्रा में निकलती है। आपने देखा होगा जब आप दिवालियों में या फिर शादियों में जब पटाखे जो बजते हैं, ठीक है, जब उन्हें जलाया जाता है तो आप देखते होंगे कि धुआं ही धुआं चारों तरफ देखने को मिलता होगा। आप दिवाली पे खुद ही देख लीजिए कि हमारी पूरी जो लोकेलिटी होती है ना, हर जगह जहां आप देखेंगे खाली धुआं ही धुआं देखने को मिलता होगा, है ना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार का जो रिएक्शन है विस्फोट कहलाता है। समझ में आए क्या होता है धमाका या विस्फोट? तो पटाखे पर दाब डालने पर बच्चों वो विस्फोट हो सकता है। अगर आप उस पर दबाव डालेंगे तो अपने आप क्या होता है, फट भी सकता है। इसके वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, विस्फोट हो जाएगा, धमाका भी हो सकता है। जैसे कि आपने बड़े बड़े जो बॉम्ब होते होंगे उनको जब आप जलाते हैं तो बहुत ही साउंड सुनने को मिलता होगा, ऐसा लगता होगा कि कहीं विस्फोट हो गया है ना, एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हो गया। समझ में आए क्या होता है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्वाला से आप क्या समझते हैं, क्या होता है ज्वाला? आइए हम जानते हैं। ज्वाला जो है बच्चों वो एक आग का दृश्य है, ठीक है, आपको दिखता होगा, ठीक है, और गैसीय भाग होता है। समझ में आए? आप देखते होंगे जब कैंडल को आप जलाते हैं, ठीक है, तो वो जो दिखता है ज्वाला, जो आपको फ्लेम नज़र आती है इस प्रकार से, ये जो फ्लेम है इस प्रकार से जो नज़र आ रही है आपको, वो आप अपने आँख से देख सकते हैं। वो क्या होता है बच्चों, गैसीय भाग होता है, ठीक है, ज्वाला का। समझ में आए? यह एक क्या होता है, पतले क्षेत्र में होने वाली अत्यधिक ऊष्मस्रेपी, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण ये होता है। किस वजह से होता है बच्चों? अत्यधिक ऊष्मस्रेपी, ठीक है, रासायनिक मतलब केमिकल प्रतिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन के कारण ये होता है। समझ में आया बच्चों कि ज्वाला क्या होता है? वो हम देख सकते हैं उसको, वो एक गैसीय भाग होता है, ऊपर का वो हिस्सा होता है, ठीक है। कैंडल में आपने खुद ही देखा होगा जो फ्लेम आपको नजर आती है वही होता है ज्वाला, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी ज्वाला का प्रेषण करिए, ठीक है। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं?
एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है, आपको अब बताना है। हम जो घर में गैस जलाते हैं, ठीक है, जो बर्नर से आपको फ्लेम मतलब ज्वाला देखने को मिलती है, वो किस रंग की होती है बच्चों? ब्लू कलर की होती है ना? ब्लू कलर की होती है, नीला कलर का होता है। किस कलर का होता है? नीला, है ना? और आपने कैंडल को देखा होगा, कैंडल का जो फ्लेम होता है, ज्वाला होता है, वो किस कलर की होती है बच्चों? दिखता तो हमें येलो ही है, लेकिन उसमें 3 भाग होते हैं। एक तो बच्चों उसका ऊपरी हिस्सा होता है, ये, ठीक है, ऊपरी हिस्सा। तो बच्चों जो ऊपरी हिस्सा होता है वो आपको नीला कलर को नीला कलर जो होता है उसमें आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आउटर पार्ट है, ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। और एक होता है बच्चों बीच का हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, ये किस कलर का होता है बच्चों? आप बताइए, जल्दी 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 ये बच्चों पीला कलर का होता है, समझ में आए? ये किस कलर का होता है? पीला कलर का होता है, ठीक। और फिर बच्चों ये देखिए, ये काला काला आपको नजर आ रहा है, सबसे अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये जो होता है बच्चों वो काला कलर का होता है, समझ में आए? तो बच्चों कैंडल के जो फ्लेम होता है, जो ज्वाला होता है, 3 भागों में उसे हम देखेंगे, 3 भागों में बांटा गया। एक तो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वो, दूसरा जो मिडिल वाला है मतलब बीच वाला है, और तीसरा जो सबसे अंदर उसका होता है, समझ में? वो पहला क्या होता है? नीला कलर का होता है, दूसरा जो बीच वाला हिस्सा वो पीला कलर को देखने को मिलेगा, और जो सबसे नीचे है वो काला कलर का आपको देखने को मिलेगा, समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। जलने पर ज्वाला बनने वाली सामग्री कुछ हम लेंगे और हम उनको देखेंगे कि आखिरकार वो ज्वाला हमें देती है या ज्वाला हमें नहीं देती है। जब वो जलेगी तो देगी या नहीं देगी, समझ में? चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे मोमबत्ती के साथ, ठीक। मोमबत्ती को बच्चों हम जलाएंगे तो आपको ज्वाला देखने को मिलेगा, बताइए मिलेगा कि नहीं? हाँ, तो हम जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो हमें ज्वाला देखने को मिलेगी, ठीक। अब मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं बच्चों तो भी हमको ज्वाला देखने को मिलती है। अब कपूर जला लीजिए, ठीक है, कपूर कभी आपने जलाया है? आप जब कपूर जलाएंगे तो उसका भी एक ज्वाला, वो जब जलेगी तो उसका भी एक ज्वाला होता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों हाँ, ज्वाला देती है वो। मिट्टी के तेल वाला जो स्टोव है, ठीक है, जब आप स्टोव जलाते हैं उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि वो उसमें से भी आपको ज्वाला देखने को मिलती है ना? तो बच्चों हाँ, ज्वाला देती है वो। लकड़ी का कोयला, तो ये बच्चों यहाँ पे हमें ज्वाला नहीं देती, ठीक। क्यों नहीं देती? क्योंकि जो लकड़ी का कोयला होता है जब हम उसे जलाते हैं, ठीक है, तो वो जलती है, ठीक है, सिर्फ वो गर्म उस हीट देती है, ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि ज्वाला उत्पन्न करेगी, लेकिन वो भी जलेगी, गर्म वो भी होती है, लेकिन वो ज्वाला नहीं देती है, समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्रियाकलाप और करेंगे, ज्वाला कैसे उत्पन्न होती है वो जानेंगे। तो एक मोमबत्ती आपको ले लेनी है, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती लेनी है। एक कांच की 4-5 सेंटीमीटर पतली नली को सड़ीसी द्वारा आपको पकड़ना है, ठीक। आप क्या करिए, एक कांच की नली, पतली सी पाइप जैसे कांच का कुछ नली ले लीजिए जो कि 4-5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक। अब जलती हुई एक मोमबत्ती ले लीजिए, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित, ठीक है, ज्वाला के अद्विप्त क्षेत्र, ठीक है, में प्रवेश करा दीजिए। बीच में आप क्या करिए बच्चों, जो कांच है, कांच की जो आपने नली ली है उसको आपको सणसी से पकड़नी है, ठीक। अब जो उसका नीचे वाला पार्ट है, जैसे इसमें आपको दिखाया जा रहा होगा, नीचे वाला जो पार्ट है उसको आपको क्या करना है, मोमबत्ती के जो ये फ्लेम है उसके अंदर आपको डालना है। और ऊपर वाला जो बच्चों पार्ट है, कांच का जो नली है, उसको आपको मोमबत्ती जो है वो जल रही है उसके पास आपको लेके जाना है, ठीक है। कांच की नली दूसरे, ठीक है, सिरे से क्या करनी है, आपको उसके मोमबत्ती जो है उसके पास लेके जाना है, इतना समझ में आया? चलिए देखते हैं कि आखिरकार हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे ज्वाला उत्पन्न होगी कांच से, ठीक है। कांच की नली से निकलने वाली मोम के वाष्प से ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक। मोम का वाष्प मतलब जो इवेपोरेट होता है वो, ठीक है, उससे क्या होगी बच्चों, आपको ज्वाला उत्पन्न देखने को मिलेगी उसमें, समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम
कोयले से ज्वाला क्यों नहीं निकलती? बच्चों क्यों नहीं निकलती? आइए हम जानेंगे, क्योंकि हमने अभी भी देखा ना कि कोयले की जो लकड़ी होती है उसको हम अगर जलाएंगे तो क्या होगी बच्चों, वो ज्वाला नहीं देगी, वो जलेगी ज़रूर लेकिन वो ज्वाला नहीं दे रही। ठीक है, क्यों नहीं देती है? दहन के समय बच्चों पदार्थ वाष्पित होते हैं। ठीक है, वाष्पित मतलब इवेपोरेट होते हैं। ठीक, वे जो होते हैं बच्चों वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। जब वो इवेपोरेट होते हैं जलने के समय तो वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। ठीक, फ्लेम जो है उसका निर्माण करते हैं। उदाहरण में जैसे मिट्टी का तेल ले लीजिए, ठीक है, पिघली हुई जो मोमबत्ती है आप वो ले लीजिए। ठीक है, और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का वो निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत आप लकड़ी का जो कोयला है वो क्या है बच्चों, वाष्पित नहीं होता और वो कोई भी ज्वाला जो है वो प्रकट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए वो ज्वाला नहीं देता, वो खाली सिर्फ जलता है, वो ज्वाला लेकिन नहीं देगा आपको। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, आइए कुछ और क्रियाकलाप हम करते हैं। अधजली मतलब अनबर्न कार्बन, ठीक है, कार्बन कण क्या होता है आइए जानते हैं। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के द्वीप्त क्षेत्र, ठीक है, जो उसका जोन है वो पार्ट है, एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए। क्या करना है आपको? मोमबत्ती के जो ज्वाला जो स्थिर है, ठीक है, ज्वाला के दीप्त क्षेत्र उस पार्ट में, उस जोन में एक कांच की, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा ये मोमबत्ती है ना, इसके ऊपर क्या कर रहा है बच्चों, कांच ऐसे वो रख रहा है। ठीक है, जब क्या हो मोमबत्ती का जो ज्वाला, वो जब मोमबत्ती बुझने को हो तब आपको ये चीज़ करना है। ठीक, और उसको ये जो प्लेट है, ठीक है, कांच का जो प्लेट है इसको आपको सणसी से पकड़नी है। ठीक है, 10 सेकेंड तक आपको इसको वहाँ पे ऐसे रखे रहना है। ठीक, अब हम आइए देखते हैं कि आखिरकार इसमें हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। कांच की जो प्लेट है या फिर जो स्लाइड है एक गोल काला वलय बन सकता है। आप देखेंगे जो कांच की जो प्लेट होगी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काला काला आपको कुछ देखने को मिल रहा है ना, काला काला। ठीक है, क्योंकि जो मोमबत्ती है बच्चों वो बुझने वाली है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ऑक्सीजन है अब वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर आप जलाना चाहेंगे तो आपको ऑक्सीजन जो होना अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ही आवश्यक है, ऑक्सीजन मतलब होना ही होना चाहिए। समझ में? तो बच्चों निष्कर्ष क्या है, यह ज्वाला के द्वीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है जो जल नहीं पाते हैं। ठीक है, जो ज्वाला से वो जल नहीं पाते हैं, वो कार्बन के कण जो है वो कुछ बच जाते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्रियाकलाप और करेंगे। ठीक है, ज्वाला का तापमान अधिक होता है, ये जानते हैं क्या करना है। एक पतले लंबे तार जो है बच्चों को लगभग 30 सेकेंड तक ज्वाला में आपको अद्वितीय क्षेत्र में पकड़कर रखना है। ठीक है, उस जोन में आपको रखना है पकड़ के। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो है ज्वाला के कुछ ही बाहर रक्त तप्त हो जाता है। ठीक, अब हम बच्चों कुछ क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ज्वाला का जो तापमान होता है वो अधिक होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए बच्चों हमें बढ़ना पड़ेगा आगे चैप्टर के। चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको एक पतली सी लंबी तार लेनी है, किसकी? तांबे की। ठीक है, तांबे की तार लेनी है। क्या करना है बच्चों, लगभग 30 सेकेंड तक आपको ज्वाला के अद्वीप्त, ठीक है, क्षेत्र जो होता है उसमें पकड़कर आपको रखना है। ठीक है, जो डार्क पार्ट होता है, अद्वीप्त मतलब डार्क पार्ट। समझ में आया? अब आपको ध्यान देना है बच्चों की जो तार का जो भाग है जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है। ठीक, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो बाहर है, ज्वाला के बाहर वाली पार्ट है। ठीक है, वो आपको देखना है कि बच्चों वो क्या हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है, वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्वाला के अद्वितीय क्षेत्र का जो ताप होता है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जो डार्क पार्ट होता है वो उसका जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो वास्तव में बच्चों ज्वाला का यह भाग जो होता है सबसे ज़्यादा अधिक गर्म होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम इसको डालेंगे
ये जो तांबे का तार है इसको अंदर डालेंगे उस पार्ट में, तो ये जो बची खुची हुई है बाहर वाला जो पार्ट है तांबे का तार का, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्वाला की संरचना हम करेंगे। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल का जो ज्वाला होता है उसकी जो बाहरी पार्ट होती है बच्चों वो नीला रंग का होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों, मैंने बताया मिडिल पार्ट जो होता है, मिडिल वाला वो क्या होता है बच्चों, पीले रंग का होता है। ठीक है, आशंकी दहन वाला मध्य क्षेत्र हम उसे बोलते हैं। ठीक है, मिडिल मतलब पीले रंग का वो आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्या होता है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, सबसे अंदर वाला क्षेत्र। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, काले रंग का होता है। ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, काले रंग का होता है। समझ में? अब सबसे जो गर्म होता है वो बच्चों, सबसे जो कम गर्म होता है वो आपको अंदर वाला ये जो पार्ट हिस्सा है ये वाला देखने को मिलेगा। और उससे भी जो कम गर्म होता है बच्चों, कम गर्म, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, उससे जो कम गर्म होता है बच्चों वो अंदर वाला ये पार्ट होता है। ठीक है, सबसे अधिक गर्म जो होता है बच्चों ये आपको ऊपरी जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे गर्म होता है। नीला जो पार्ट है, ठीक है, नीला वाला जो पार्ट है, भाग है, आप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सबके लिए एक प्रश्न है। ठीक है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी द्वारा सबसे बाहरी भाग, ठीक है, जो ज्वाला होती है उसकी सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं, सोने और चांदी पे फूकते हैं। ठीक है, वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा बच्चों कि ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो उसको जब हम फूकेंगे सोने और चांदी पे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पिघल जाएगा वो। ठीक है, तो वो जो करना चाहता है, जो सुनार जिसमें भी उसको ढालना है, जिस सांचे में, वो उस सांचे में उसको ढाल सकता है। इसीलिए वो सुनार क्या करते हैं बच्चों, जो बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी जो भाग होता है उससे क्या करते हैं, चांदी और सोने को पिघलाने का वो प्रयास करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फ्यूल, ठीक है, ईंधन के बारे में। ठीक, चलिए अब हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको ये करना है। ठीक, मैं तो बताऊंगी ही आपको कि आखिरकार ये कैसे करना है, लेकिन आपको भी अपने कॉपी में, जो कि कॉपी आपने रखी है उसमें आपको ऐसे टेबल बनाना है। ठीक है, पहले में आप लिखेंगे ठोस, दूसरे में लिखेंगे द्रव्य और तीसरे में गैसीय लिखेंगे। ठीक है, ठोस मतलब होता है बच्चों सॉलिड का पार्ट। ठीक है, ठोस होता है सॉलिड। द्रव्य मतलब होता है बच्चों लिक्विड। ठीक है, क्या होता है, लिक्विड। और गैसीय मतलब होता है बच्चों गैस। समझ में? आपको ये चीज़ लिखनी है अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में। ठीक, पहला वाला देखिए, उदाहरण के तौर पे दिया गया ठोस में आप देखेंगे कि जो ईंधन होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है। तो बच्चों कोयला जो होता है वो आप ठोस में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो ईंधन का उदाहरण है वो ठोस में जो कोयला है। ठीक, द्रव्य में आपको यहाँ पे मिल रहा है मिट्टी का तेल। समझ में आया? और गैसीय में मिल रहा है प्राकृतिक गैस। अब ये जो आप खाने देख रहे हैं ये आपके लिए छोड़े गए हैं, आपको इसे भरना है। ठीक, आप अपने नोटबुक में चलिए नोट करिए इन सब सारी चीज़ों को। तो देखिए बच्चों, पहला तो कोयला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, आप सोचिए सोचिए सोचिए। सही कहा आपने, तो दूसरा बच्चों हम ले सकते हैं लकड़ी। ठीक है, क्या लेंगे, लकड़ी। ठीक है, अब द्रव्य में आप बताइए, जल्दी बताइए 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 बच्चों। तो बच्चों हम द्रव्य में देखेंगे पेट्रोल। ठीक है, क्या देखेंगे, पेट्रोल। ठीक है, अब गैसीय में क्या होगा बच्चों, चलिए सोच के बताइए, LPG। ठीक, अब हम ठोस में फिर आएंगे दोबारा से। ठोस में आप क्या देखेंगे, लकड़ी तो हो गई, और क्या हो सकता है बच्चों, जल्दी सोचिए। हाँ, चारकोल। ठीक है, चारकोल। ठीक, चारकोल आपको देखने को मिलेगा ठोस में। ठीक है, ठोस के फॉर्म में। अब द्रव्य में क्या देखेंगे, पेट्रोल हो गया, डीजल। ठीक, डीजल। समझ में? गैसीय में क्या होगा बच्चों, बच्चों बताइए बताइए, CNG। समझ में?
तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है, ठीक है। और ये तो मैंने कुछ आपको बताया, आपका होमवर्क है कि बच्चों आपको और भी ज़्यादा खोजने हैं इनके बारे में, और भी ज़्यादा खोज के आपको अपने नोट कॉपी में जो है उसको नोट करना है, ठीक है, समझ में आए। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, जो ईंधन, ठीक है, जो कि ठोस, द्रव्य और गैसीय आपको इन प्रकृति में देखने को मिलेंगे। ईंधनों का इन प्रकृति में भी आपको, इन स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो ईंधन होते हैं वो ठोस के भी स्टेट में होते हैं, द्रव्य के भी स्टेट में होते हैं और गैसीय के भी स्टेट में होते हैं। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंधन के अभिलक्षण क्या होते हैं? ईंधन के अभिलक्षण चलिए जानते हैं। अच्छा ईंधन क्या होता है? ठीक, देखिए, अच्छा ईंधन वह है बच्चों जो सहज रूप में आपको उपलब्ध मिले। ठीक, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य देर तक सुगमता पूर्वक जो है वो जलता है। ठीक है, आप जो अच्छा ईंधन का यही होगा बच्चों, आपको देखने को मिलेगा कि वो ज़्यादा पोल्यूशन जो है, ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी उसमें। ठीक है, इसलिए सुगमता पूर्वक वो जले। ठीक, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करती है। ठीक, यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय जो होता है, अवांछनीय पदार्थ जो है वो नहीं छोड़ता है। समझ में आया कि अच्छा ईंधन का यही मतलब होता है कि जो सहज रूप में आपको उपलब्ध हो, ठीक है, सस्ता भी मिले और वो वायु में सामान्य दर से क्या हो, सुगमता पूर्वक वो जले। ठीक है, ज़्यादा पोल्यूशन ना दे आपको। ठीक है, जो पर्यावरण में जो हमारे ज़्यादा क्या हो, पोल्यूशन ना करे वो। ठीक है, जिससे कि पर्यावरण हमारा ज़्यादा प्रदूषित ना हो, ज़्यादा प्रदूषण वो ना फैलाए, है ना। और अधिक मात्रा में वो ऊष्मा दे, जो कि आपको ज़रूरी है, उससे हीट, ठीक है, उसमें हीट दे, उत्पन्न करे। यह अब बच्चों हम देखेंगे ईंधन की अभिलक्षण। क्या होता है ईंधन के अभिलक्षण? आइए जानते हैं। देखिए, आपको भी लगता होगा कि ईंधन जो है वो ऐसा होना चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए बच्चों? जैसे कि वो सहज उपलब्ध हो सके, ठीक है, सस्ता हो और वायु में सामान्य दर से वो क्या हो, सुगमता पूर्वक वो जल भी सके, है ना। अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करे, है ना। जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ है वो ना छोड़े, मतलब अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस है वो ना छोड़े। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। कोई भी जो ईंधन है बच्चों, वो एक आदर्श ईंधन जो है वो नहीं माना जाता। ठीक, हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए बच्चों जो विशिष्ट उपयोगी हो, ठीक है, और अधिकांश जो हमारी आवश्यकताएं हो वो पूर्ति कर सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है। क्या है वो प्रश्न? अगर आपको कह दिया जाए कि गोबर के उपले, कोयले और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप बच्चों किसका उपयोग करेंगे और किससे आप उस पानी को उबालेंगे? चलिए बताइए। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करना है, करके बैठना है और आपको मुझे बताना है कि आप किसका उपयोग करेंगे पानी को निश्चित मात्रा में उबालने के लिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या सभी जो ईंधन होते हैं वो बराबर मात्रा से ऊष्मा जो है वो उत्पन्न करता है? चलिए इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ऊष्मीय वैल्यू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय मान, ठीक है, जिसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है? किसी ईंधन को के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन, ठीक है, वो जब पूरा दहन हो जाए उससे जो प्राप्त ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा जो होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय मान उसका। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीय मान को बच्चों किलो जूल कहते हैं। ठीक, किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? किलो जूल पर केजी, ये होता है बच्चों ऊष्मीय मान। समझ में आता है? किसी भी ऊष्मा का ये होता है ऊष्मीय मान। क्या कहते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी पर केजी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
विभिन्न ईंधनों के जो ऊष्मीय मान होते हैं बच्चों वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आप गोबर के उपले का देखेंगे 6000 से 8000 तक उसका ऊष्मीय मान होगा, ठीक है। लकड़ी का वैसे आप देखेंगे 17000 से 22000 तक होता है, ठीक। कोयले का आप देखेंगे 25 से 33000 तक होता है, ठीक है। पेट्रोल का देखेंगे बच्चों 45000 तक होता है। वैसे मिट्टी का तेल का जो होता है वो भी बच्चों 45000 होता है, ठीक है। ऐसे ही डीजल का देखेंगे वो भी 45000 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का देखेंगे आप तो वो क्या होता है 1,50,000, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों ये सारा वैल्यू है, उसमें वैल्यू है अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। अलग अलग पदार्थ के अलग अलग उसमें क्या होते हैं मान भी होते हैं। समझ में आया, देखा आपने। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने नोटबुक में बच्चों इसको नोट करना है, ठीक है। और इसको याद रखना है कि आखिरकार गोबर के जो उपले होते हैं उनका उसमें मान जो है वो कितना होता है, ठीक है। एक पेट्रोल का कितना होता है, ठीक है। मिट्टी का तेल का कितना होता है, आपको इन सारी चीज़ों को याद करनी है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंधन के जलने से श्वास रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। कैसे होता है? लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन जो ईंधन होते हैं बच्चों वो बिना जले जो कार्बन जो कण होते हैं, ठीक है, वो छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं बच्चों? बिना जले कार्बन जो कण होते हैं बच्चों वो ये छोड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों सूक्ष्म कण जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है और वो प्रदूषक होता है, ठीक है। और इसी वजह से दमा जैसे श्वास जो रोग होते हैं बच्चों वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके वजह से आप देखेंगे अस्थमा लोगों को हो जाता है, ठीक है। अस्थमा में उनको सांस लेने में क्या होती है बच्चों दिक्कत होती है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जो अस्थमा हुआ रहता है उन वैसे पेशेंट को बच्चों हमको कहाँ नहीं लेके जाना है जहाँ पे ऐसे बहुत ही प्रदूषण हो, ठीक है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो। इसलिए इस सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आए? तो क्या छोड़ते हैं आप बच्चों? यहाँ पे वो बिना जले कार्बन कण जो है वो छोड़ते हैं। उसके वजह से क्या होता है बहुत ही वो खतरनाक होते हैं जो कि प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक। इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा काफ़ी लोग को ये दमा वाली जो दिक्कत होती है वो हो जाती है, सांस लेने वाली। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग ईंधन से जलने से क्या होता है बच्चों श्वास जो रोग है वो उत्पन्न होता है। चलिए जानते हैं कि किस तरह वो उत्पन्न होता है। जब हम लकड़ी जलाते हैं बच्चों या कोयला जलाते हैं या पेट्रोल किस रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गाड़ियों में हम जो वाहनों में यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका उपयोग करते हैं, वो क्या करती हैं बच्चों हार्मफुल गैसेस, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती हैं। उन्हें हम कहते हैं जैसे इन सारी चीज़ों को कार्बन ईंधन के रूप में हम लेते हैं, ठीक। बिना जले कार्बन कण क्या होते हैं बच्चों वो छोड़ते हैं, ठीक है। अनबंट इसे हम कहते हैं अनबंट कार्बन, ठीक है, वो कार्बन कण वो छोड़ते हैं जिससे सूक्ष्म कण बहुत ही खतरनाक जो प्रदूषक होते हैं वो होते हैं, जिसके वजह से बच्चों दमा जैसी श्वास जो रोग है वो हो रही है, ठीक है, अस्थमा। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा इसका, और जब हमें बहुत ही ज़्यादा इसकी आवश्यक है तभी हमें इसका उपयोग करना चाहिए, ना कि ऐसे बेफिजूल में हम इसका उपयोग करें, क्योंकि ये आगे चल के बच्चों हमारे लिए ही घातक हो जाएंगी। जब आप देखेंगे जो विषैली गैस जो निकल रही है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो ये जो श्वास लेने की जो दिक्कत है, जो समस्या है बच्चों, वो और भी बढ़ेगी। इसलिए हमें यहाँ पे ही इसको रोकना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग निर्वनीयकरण, ठीक है, का कारण बनती है, मतलब डिफोरेस्टेशन। किस वजह से बनती है आइए जानते हैं। देखिए सदियों से लकड़ी का उपयोग हम अपने घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हम कर रहे हैं, लेकिन आज इनका जगह बच्चों किसने ले लिया है? एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। इसके वजह से क्या होता है आप अभी भी देखेंगे, ठीक है, अभी भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप अगर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा चूल्हे में हम लकड़ी डाल के ही खाना पकाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी पूरा ही बहुत ही डेवलप्ड हो गया जहाँ पे हर चीज़ मतलब हर जगह पे एलपीजी से ही हमारा काम चल रहा है, ठीक है, एलपीजी जैसे ईंधनों से काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप अभी भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हम लकड़ियों से ही खाना पकाते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, वृक्ष जो है बच्चों हमें बहुत ही सारी उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो हमको देते हैं, ठीक है, जो कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त बच्चों वृक्षों की जो कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, ठीक है। इसकी वजह से आप देखेंगे जो हम वृक्षों को अंधाधुंध काटते जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, ठीक है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और ना ही पर्यावरण के लिए हमारे अच्छा है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। जो हम एलपीजी ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो हम वृक्ष काट रहे हैं बच्चों उनको हमें नहीं काटना चाहिए। इससे हमारे लिए ही क्या हो जाएगा, फ्यूचर में समस्या होने लगेगी। समझ में आया? चलिए अब हम देखेंगे कोयला जलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं है। आइए देखते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, ठीक है। जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं तो वो क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत ही विषैली गैस होती है, ठीक। बंद करने में क्या होता है, कोयला जो बंद कमरे में अगर आप कभी कोयला जला देते हैं, ठीक है, और कमरा बंद है तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को कभी भी बंद कमरे में, ऐसे ठंडियों में क्या होता है, ठंडी लगने की वजह से लोग कमरे में कोयला जला के सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे क्या हो सकती है, वो इंसान मर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ती है, ठीक है। इसकी वजह से हमें ये सलाह दी जाती है कि कभी भी अगर हम सो रहे हैं तो कमरे में क्या हो कि कोयला जो हम जलाए हुए हैं वो ना हो, आप उसको बुझा दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। इससे मृत्यु हो सकती है किसी भी इंसान की, इसलिए ये हमें सलाह दिया जाता है, ठीक है। समझ में आए? तो इसीलिए जो कोयला होता है बच्चों उसका जलना बंद कमरे में घातक होता है, ठीक है, वो हानिकारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या है, वो अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है। आप देखते होंगे जो वाहन होती है, ठीक है, वाहन से विषैली जो गैस निकलती है, ठीक है, वो पर्यावरण में जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में संभवतः विश्व उष्णन, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण वो ना बने, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें बहुत ही जब आवश्यकता हो तभी उसका यूज़ करना चाहिए, उपयोग में वो सारी चीज़ें लानी चाहिए। नहीं तो हमें अपने पर्यावरण के लिए और हमें खुद के लिए ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं बच्चों? पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि, ठीक है, विश्व उष्णन वो कहलाती है। पृथ्वी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो जब बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं विश्व उष्णन, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद, ठीक है, पिघलने लगता है। आइस क्यूब्स जो आप देखते होंगे, बड़े बड़े आइस क्यूब्स जो देखते होंगे, वो क्या होता है बच्चों, पिघलने लगता है, ठीक है। पिघलने से क्या होगा, पानी वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पानी जो होगा वो धीरे धीरे बहने लगेगा, जो कि समुद्र में आ जाएगा फिर, और समुद्र में आने के बाद क्या होगा बच्चों, जिस जगह में हम रह रहे हैं इस जगह में क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा, ठीक है। बाढ़ की जो स्तर है वो बढ़ जाएगी और तटीय जो क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त सारा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो पृथ्वी का हमारा जो तापमान है वो ना बढ़े, वो एक नॉर्मल ही रहे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को जो हम काट रहे हैं वो सबसे पहले कम करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो हमारे लिए ही घातक हो जाएगा आगे चल के। समझ में आए कैसे आपको विश्व उष्णन को क्या करना है, कंट्रोल में लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन। क्या होता है बच्चों, जो वाहनों से या फिर चिमनियों से, ठीक है, उद्योगों के, आप इंडस्ट्रीज में देखते होंगे जो कि काम हो रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से विषैली जो धूम्र निकलती है, इन सारी चीज़ों से क्या होता है बच्चों, SO2, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अम्लीय वर्षा क्या होती है बच्चों, अम्लीय वर्षा एसिड रेन, आइए जानते हैं। देखिए
जब हम कभी भी कोयला जलाते हैं, ठीक है, या डीजल जलाते हैं, जैसे कि आपने वाहनों से जो धूम्र निकलते हुए देखा होगा, विषैली धूम्र, ठीक है, और भी आपने देखा होगा उद्योगों से, जैसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, आपने देखा होगा बहुत ही धुआं वहाँ से भी निकलता है, ठीक है। तो आप ये जो धुएं देखते हैं, जो विषैले धुएं देखते हैं बच्चों, वो होता है SO2, जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और होता है बच्चों NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्या होता है बच्चों, बादल में क्या होता है, पहले से ही पानी रहता है, HO2, ठीक। ये जो गैस होती हैं उनमें जाके क्या करती हैं बच्चों, मिल जाती हैं, ठीक है। मिल जाती है तो क्या करती हैं बच्चों, ये उनके साथ एसिडिक बन जाती हैं, ठीक, एसिड बन जाती हैं। और जब ये धरती पे उतरती हैं, जैसे नॉर्मल पानी होता है बच्चों, उसमें भी थोड़ा एसिड रहता है, लेकिन ये जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनमें एसिड होता है, ठीक है। तो ये जब उतरती है तो बच्चों ये फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इसे ही हम कहते हैं बच्चों अम्लीय वर्षा, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन। समझ में आया? चलिए अब हम इसको और भी अच्छे तरीके से जानेंगे इस चित्र के साथ, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको SO2, ठीक है, ये जो गैस है जो चिमनी से निकल रही है, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं वहाँ से निकल रही है, या फिर जो वाहन है उससे निकल रही है, कोयला जलने से निकल रही है, तो ये जो दो गैसें हैं ये जो निकल रही है ये क्या करेंगी बच्चों, ऐसे जाएंगी बादल में और पानी के साथ ये क्या करेंगी, घुल मिल जाएंगी। और कौन कौन सा जो गैस है वो देंगी बच्चों, बता, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या देंगी बच्चों, नाइट्रिक एसिड, ये दो गैस देंगी, ठीक है। और ये दो गैस जो होता है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक, एसिड इसमें रहता है। और ये जो एसिड होता है जब वो पानी उतरेगा, जो एसिडिक रेन है वो जब उतरेगा तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, ठीक है। और वो किसके लिए होते हैं, वो ऐसा नहीं है पेड़ ही पौधा के लिए होते हैं, वो जानवरों के लिए भी होते हैं। वो इंसानों को इतना जो है हार्म नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे जानवर हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, मॉन्यूमेंट्स जो बड़े बड़े जो घर होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ताजमहल, ताजमहल की जो ऊपरी जो परत है वो पूरी मार्बल से बनी हुई है, ठीक है। जब कभी भी एसिड रेन गिरता है तो वो जो सफ़ेद मार्बल है वो बच्चों पीला हो जाता है, ठीक। सबसे पहले, ठीक है, एसिड रेन जो है वो किसने, कहाँ से, कब डिस्कवरी हुई थी बच्चों, 1960 में। 1960 में सबसे पहले जो एसिड रेन है वो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। बताया गया था कि ये जो पानी गिर रहा है वो एसिड रेन है। समझ में आया कि आखिरकार एसिड रेन क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वच्छ ईंधन क्या होता है, क्लीनर फ्यूल। आइए पढ़ते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG ले रही है, वो तो हमें देखने को मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो वो उत्पन्न करती हैं, तो वो जो कि बच्चों अल्प मात्रा में करती है, ठीक है। क्या करती है? CNG, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो उत्पादन करती है वो कम मात्रा में करती है, अल्प मात्रा में करती है, ठीक है। CNG एक अधिक ही स्वच्छ ईंधन है, इसीलिए CNG को हम स्वच्छ ईंधन मानते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम CNG का आजकल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बच्चों, आपको समझ में आए? क्योंकि उसमें कम मात्रा होती है, किसकी होती है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फर, ठीक है, उनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है। इसीलिए हम आजकल CNG, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका हम उपयोग करते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बच्चों बहुत ही अच्छा है। समझ में आया? चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को दोहराएंगे कि हमने क्या क्या अपने पूरे क्लास में पढ़ा है, इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक। जो पदार्थ वायु में जलते हैं बच्चों उन्हें हम दाह कहते हैं, हमने कल पढ़ा था। दहन के लिए बच्चों ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, हमें पता ही है। ज्वलन ताप, मतलब ज्वलन जो टेम्परेचर होता है वो निम्नतम ताप है, ठीक है, पर दाह्य जो पदार्थ होता है वो आग पकड़ लेती है। समझ में?
ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। ठीक, आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रित पाया जा सकता है। समझ में आया? जैसे हमने 3 स्टेट पढ़े थे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये तीनों क्या होना बहुत। आइए बच्चों, अब हम दोहराते हैं कि हमने अपने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए देखिए, दाह क्या होता है बच्चों? दहन कैसे होता है? जो पदार्थ वायु में जलते हैं उसे हम दाह कहते हैं। ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ये हमने देखा ही था। ज्वलन ताप जो होता है वह निम्नतम ताप है। ठीक है, पर दाह्य जो होता है पदार्थ वो आग पकड़ लेती है। ज्वलनशील पदार्थों का जो ज्वलन ताप है बहुत ही कम होता है। ठीक, आग उत्पन्न करने पर हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर हम क्या कर सकते हैं? आग पर नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हम जल का प्रयोग करते हैं छोटी आग को जलाने के लिए। बहुत बड़ी जो आग होती है, जैसे ट्रांसफार्मर में लगी हो या फिर जंगलों में लगी, इसमें हम पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी अगर आग हो बच्चों तो हम क्या करते हैं? पानी का उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत उपकरणों और तेलों में आग जब लग जाए तो उसमें नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग हम नहीं करते, क्योंकि वो क्या करती है? आग को बढ़ाती ही है। ठीक है, दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि तीव्र दहन होता है, स्वतः दहन होता है, विस्फोटक दहन होता है ना। इन सारी तीनों चीज़ों के बारे में हमने आज ही पढ़ा है। ठीक, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कि अद्विप्त होते हैं क्षेत्र, द्विप्त होते हैं और ज्योतिहीन होते हैं। समझ में आया? आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वो वहन योग्य होता है। उसका ऊष्मीय मान जो होता है वो उच्च होता है। ठीक, यह ऐसी गैस और या फिर अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। समझ में? ईंधनों की जो दक्षता होती है और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों? ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। एक वायु में बिना जल का कार्बन जो कण होता है खतरनाक प्रदूषक होते हैं और रसवन जो होते हैं कष्टों को वो उत्पन्न करते हैं। समझ में? ईंधन के पूर्ण दहन से विषैले जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो क्या करते हैं बच्चों? उत्पन्न होते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा जो होती है वो होती है और विश्व उष्णन का वो कारण बनती है। ठीक है, वायु में क्या होती है? ज़्यादा आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। वो किसका कारण बनती है? सर, जो विश्व उष्णन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, समझ में आया? उसका वो कारण बनती है। कोयला, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल जो वर्षा होती है वो उत्पन्न होता है, जो कि फसलों, वाहनों और मृदा के लिए वो क्या होता है बच्चों? हानिकारक होता है। समझ में आया? चलिए, आज की क्लास को बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, और वो जो चैप्टर होगा बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो भी होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से और हम मिलते हैं अपने अगले क्लास।